नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर से मैसूर के समावेश में भाग लेने कांग्रेस कार्यकर्ता रवाना। बीदर जिला किसान संघ ने फसल क्षति का मुआवजा और गन्ना बिल भुगतान की अपील की। मंड्या उपद्रवियों ने प्रीतम गोड़ा के फ्लैक्स बैनर चलाए। मैसूर में सार्वजनिक सम्मेलन के दौरान जेडीएस बीजेपी शासन के सभी घोटालों का पर्दाफाश करेंगे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया। लोकसभा में आज पास नहीं हो सका वक्फ संशोधन विधेयक। वक्फ संशोधन बिल पर मायावती ने दी पहली प्रतिक्रिया, बोली सरकार राष्ट्र धर्म निभाए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। मैसूर के महाराजा कॉलेज मैदान में 9 तारीख को होने वाले जन आंदोलन समावेश के लिए बसों में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता आदि आज नगर पालिका प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान के चिद्री स्थित फार्म हाउस से रवाना हुए। बीदर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। महिला बहनें और हमारे दोस्तें पूरी टीम यहाँ से मैसूर निकल रही है। मिनिस्टर साहब का आदेश था, उन्होंने बेंगलुरु से फ़ोन किए थे, मैं मीटिंग में हूँ, आप लोग मैसूर जाने की तैयारी करो। एक फर्स्ट बस यहाँ से निकल रही है और लोग आ रहे हैं, निकलने वाले हैं यहाँ से बीदर से। मैं इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके प्रोग्राम को कामयाब करने की अपील करता हूँ और ख़ासकर सिद्धरामैया साहब के लिए समावेश में आप सब आए तो एक मैसेज जाता है कि एक हमारे सिद्धरामैया साहब बहुत अच्छे सीएम हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। हम सब लोग समावेश के लिए जा रहे हैं, आप लोगों को अपील करते हैं कि आप भी वहाँ पे आइए। इतना कहते हैं मैं अपनी बात। बीदर जिले में 2023 से 24 के लिए सूखा घोषित होने के बावजूद अब तक कई किसानों को फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिला है। हालांकि कई बार जिला कलेक्टर के ध्यान में लाया गया, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है और बीदर जिले में भालकेश्वर शुगर फैक्ट्री और बीदर किसान शुगर फैक्ट्री ने उन कुछ किसानों को बकाया भुगतान नहीं किया है जिन्होंने गन्ना आपूर्ति की थी। कर्नाटक राज्य किसान संघ और ग्रीन आर्मी जिला इकाई की ओर से आज जिला अधिकारियों को बकाया किसानों के खातों का भुगतान जल्द से जल्द करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सिद्धरामप्पा पांडुरे, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमंत बिरादर, जिला सचिव दयानंद स्वामी सिरसी, प्रवीण कुलकर्णी, चंद्रशेखर जमखंडी, शंकरप्पा पारा, प्रकाश पावगे, नागैया स्वामी, सुभाष रक्टे, रामराव केरूरे, विश्वनाथ थरडे, रेवंत सिद्धप्पा यराबाग, झन्नप्पा देशमुख, मल्लिकार्जुन चक्की, बसप्पा आलूरे उपस्थित थे। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
बुधवार 7 अगस्त की रात मंड्या के बाहरी इलाके उम्मादहल्ली के पास भाजपा के राज्य महासचिव और पूर्व विधायक प्रीतम गौड़ा की तस्वीरें वाले फ्लैक्स बैनर को बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। भाजपा जेडीएस गठबंधन दलों द्वारा बेंगलुरु से मैसूर तक निकाली गई मैसूर चलो पद यात्रा के तहत फ्लैक्स बैनर लगाए गए, जिनमें कथित एमयूडीए घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग की गई। बुधवार को रैली मंड्या पहुंची। रैली में भाग लेने वाले नेताओं के स्वागत के लिए मैसूर बेंगलुरु हाईवे पर अंडरपास पर फ्लैक्स लगाए गए थे। गुरुवार सुबह कुछ उपद्रवियों ने प्रीतम गौड़ा की तस्वीरों वाले बैनर चला दिए, जिसकी जानकारी मिली। पदयात्रा गुरुवार 8 अगस्त सुबह तुबिनाकेरे से शुरू हुई और शाम को श्रीरंगपटना पहुंचेगी। इस रैली में दोनों पार्टियों के नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी हिस्सा ले रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि वह राज्य में भाजपा जेडीएस सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किए गए सभी भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। उन्होंने दावा किया कि मैं शुक्रवार को मैसूर में सार्वजनिक सम्मेलन के दौरान भाजपा और जेडीएस के शासनकाल के दौरान हुए सभी भ्रष्टाचार, घोटालों और जांच के कारणों को उजागर करूंगा। भाजपा और जेडीएस इस मैसूर चलो पदयात्रा के माध्यम से सरकार को अस्थिर करने के लिए मुझे निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वे ऑपरेशन कमल करने में विफल रहे। उन्होंने आगे कहा कि वे ईर्ष्या करते हैं कि मैं गरीबों के पक्ष में काम कर रहा हूं और हमारा प्रशासन गरीबों और एससी एसटी समुदायों के लिए गारंटी कार्यक्रम लागू कर रहा है। वे गारंटी योजनाओं के खिलाफ हैं और प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि हम उन्हें लागू नहीं कर सकते हैं। अगर वे ऐसा करते भी हैं तो वे इसे रोक देंगे। दूसरी ओर हम उन्हें सफलतापूर्वक जारी रखे हुए हैं। सिद्धरामैया ने कहा, झूठ बोलने वाले सफल नहीं होंगे, सत्य की हमेशा जीत होती है। क्या सत्य के कारण मेरा इस्तीफा मांगा जा सकता है? मुझमें हमेशा झूठ का सामना करने का साहस है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने मांग की कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को अपनी सरकार में कथित घोटालों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा और वाल्मीकि निगम घोटाले में कथित घोटालों के खिलाफ भाजपा जेडीएस गठबंधन द्वारा निकाली गई मैसूर चलो पद यात्रा अपने चौथे दिन मंड्या जिले के मुद्दुरू तालुका के नीदाघट्टा में प्रवेश कर गई। पदयात्रा के दौरान एक बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा, सिद्धरामैया ने खुद वाल्मीकि एसटी विकास निगम में घोटाले की बात स्वीकार की है। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर 14 मुड़ा साइट आवंटित करवाकर भ्रष्टाचार किया है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इस बिल का कांग्रेस, सपा समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने जोरदार विरोध किया है। इस बिल को लेकर लोकसभा में भारी हंगामा भी हुआ। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक संविधान पर एक मौलिक हमला है। इस विधेयक के माध्यम से वे यह प्रावधान कर रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। यह धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इसके बाद ईसाइयों, फिर जैनियों का नंबर आएगा। हालांकि यह बिल लोकसभा में आज पास नहीं हो पाया। किरेन रिजिजू जब इस बिल को पेश कर रहे थे, इस दौरान विपक्षी दलों द्वारा खूब हंगामा देखने को मिला। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल जो पेश किया जा रहा है वो बहुत ही सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने लॉबी में सुना है कि आपके कुछ अधिकार छीने जा रहे हैं और हमें आपके लिए लड़ना होगा। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अखिलेश जी, क्या इस तरह की गोलमाल बात आप नहीं कर सकते? आप स्पीकर के अधिकार के संरक्षक नहीं हो।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पेश किया। इस बिल का सभी विपक्षी दलों ने एक सुर में विरोध किया। इस दौरान सदन में खूब हंगामा देखने को मिला। इस बिल को लेकर लोकसभा में कांग्रेस और सपा ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस बिल को संविधान पर मौलिक हमला बताया। इस मामले पर अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की भी प्रतिक्रिया आ गई है। मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बाबत बयान साझा किया। उन्होंने लिखा, केंद्र व यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखल अंदाजी तथा मंदिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान पर उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत, अर्थात ऐसी संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी। सरकार राष्ट्र धर्म निभाए, मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म व सांप्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस व भाजपा आदि ने बहुत राजनीति कर ली और उसका चुनावी लाभ भी काफी उठा लिया। किंतु अब देश में खत्म हो रहा आरक्षण व गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इस बिल का कांग्रेस, सपा समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने जोरदार विरोध किया है। इस बिल को लेकर लोकसभा में भारी हंगामा भी हुआ। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक संविधान पर एक मौलिक हमला है। इस विधेयक के माध्यम से वे यह प्रावधान कर रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। यह धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इसके बाद ईसाइयों, फिर जैनियों का नंबर आएगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत के लोग अब इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वेणुगोपाल ने कहा कि वक्फ बिल संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। वक्फ बिल अधिकारों पर चोट है। वहीं इस विधेयक का एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी विरोध किया है। ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह विधेयक भेदभावपूर्ण और मनमाना दोनों है। विधेयक को लाकर आप केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। दिल्ली आबकारी नीति के कथित घोटाले से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। अरविंद केजरीवाल लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रचार करने के लिए केजरीवाल को जमानत दी थी। दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म होने से केजरीवाल तिहाड़ जेल में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में सभी दल इन चुनावों को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले को लेकर महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर सहमति लगभग बन चुकी है। सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो गठबंधन सीट शेयरिंग फॉर्मूले के साथ साथ उम्मीदवारों के नाम भी तय कर चुका है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस और शरद पवार के गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पश्चिम महाराष्ट्र की 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के 2 उम्मीदवार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सांगली में कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। पलूस से कांग्रेस के विश्वजीत कदम को टिकट मिल सकता है। वहीं विक्रम सावंत जत विधानसभा से और पृथ्वीराज पाटिल सांगली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एनसीपी शरद पवार गुट में जयंत पाटिल को इस्लामपुर से और रोहित पाटिल को तासगांव से टिकट दिया जा सकता है। मान सिंह नाइक शिराला सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे पार्टी में खानापुर से चंद्रहार पाटिल और मिराज से सिद्धार्थ जाधव को टिकट दिया जा सकता है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जापान में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.9 मापी गई है। भूकंप की वजह से सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। झटके दक्षिणी जापान में महसूस किए गए हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस के अनुसार बृहस्पतिवार को जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू में एक के बाद एक लगातार 2 बड़े भूकंप आए। पहला भूकंप 6.9 तीव्रता का था। इसके कुछ देर बाद दूसरा भूकंप आया जिसकी तीव्रता 7.1 थी। जापान के तटीय इलाकों मियाजाकी, कोची, इहिमे, कागोशिमा और अज्ञात में सुनामी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। भूकंप को तीव्रता के लिहाज से अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। 2.5 से 5.4 तीव्रता वाले भूकंप माइनर कैटेगरी में होते हैं। 5.5 से 6 तीव्रता वाले भूकंप को हल्का खतरनाक भूकंप माना जाता है। इसमें मामूली नुकसान होने की संभावना रहती है। अगर 6 से 7 तीव्रता का भूकंप आता है तो नुकसान होने की संभावना भी बढ़ जाती है। 7 से 7.9 के भूकंप को खतरनाक माना जाता है। इस तीव्रता के भूकंप से इमारतों में दरार या उनके गिरने की आशंका रहती है। इससे ऊपर की तीव्रता वाले सभी भूकंप को बेहद खतरनाक कैटेगरी में रखा जाता है। अमेरिका ने कहा है कि वह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बृहस्पतिवार को शपथ ले सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा, हम बांग्लादेश के घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं और हमने साफ तौर पर अंतरिम सरकार के नेता के रूप में मोहम्मद यूनुस की नियुक्ति देखी है। मैथ्यू ने बांग्लादेश में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बारे में पूछे गए सवालों पर कहा, हमें लगता है कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में दीर्घकालिक शांति और राजनीतिक स्थिरता कायम करने में अहम भूमिका निभाएगी। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने पीटीआई भाषा से कहा कि अंतरिम सरकार के संबंध में सभी फैसलों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों, कानूनों के शासन और बांग्लादेश के लोगों की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। प्रवक्ता ने एक सवाल पर कहा, हम समझते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने पर सहमत हो गए हैं। हम अंतरिम सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वह बांग्लादेश के लोगों के लिए लोकतांत्रिक भविष्य की योजना बना रही है। यूनुस ने बुधवार को सभी से नई जीत का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए शांति कायम करने और हर प्रकार की हिंसा से बचने की अपील की। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर से मैसूर के समावेश में भाग लेने कांग्रेस कार्यकर्ता रवाना। बीदर जिला किसान संघ ने फसल क्षति का मुआवजा और गन्ना बिल भुगतान की अपील की। मंड्या उपद्रवियों ने प्रीतम गौड़ा के फ्लैक्स बैनर चलाए। मैसूर में सार्वजनिक सम्मेलन के दौरान जेडीएस बीजेपी शासन के सभी घोटालों का पर्दाफाश करेंगे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया। लोकसभा में आज पास नहीं हो सका वक्फ संशोधन विधेयक। वक्फ संशोधन बिल पर मायावती ने दी पहली प्रतिक्रिया, बोली सरकार राष्ट्र धर्म निभाए। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।